आइए शुरू करते हैं। आखिरी सेक्शन सिलेबस में तो ये इस तरह से नहीं दिया है और ना ही मैंने आपको कभी ये कहा कि हम 2.8 भी कुछ रखने जा रहे हैं। हम अभी तक यही कहते आए कि 2.7 तक ही हम बात करेंगे, लेकिन अब आज हम इस 2.7 के बाद 2.8 की भी बात कर रहे हैं, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अभिव्यक्ति के निर्माण और अभिव्यक्ति में परिवर्तन की। अभिव्यक्ति कैसे बनती है और अभिव्यक्ति में कैसे परिवर्तन होता है। आइए इसको थोड़े में सूक्ष्म में समझ लेते हैं, जिससे हम लोग यह जान पाए कि हम जिसकी चर्चा अभी तक कर रहे थे वह कैसे होता है। अभिव्यक्ति, निर्माण और परिवर्तन, 4 बातें हैं इसमें। अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, अभिव्यक्ति के निर्माण में कौन कौन से सहायक कारक हैं, कैसे इसमें परिवर्तन आता है और परिवर्तन में कौन कौन से सहायक कारक होते हैं। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होता है। हम जानते हैं, मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि यह जन्मजात नहीं होती, यह तो धीरे धीरे विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? अर्जित होती है, विकसित होती है, समय के साथ साथ विकसित होती रहती है। अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से, समाज के साथ साथ परिवार के माध्यम से, जितनी भी अंतः क्रियाएं हो रही हैं उनके माध्यम से यह विकसित होती है। मुख्य बात यह है कि अंतः क्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, और इस इंटरेक्शन की मदद से ये अभिव्यक्तियां विकसित होती हैं। जिन लोगों से आप मिलेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जिस परिवार में आपका पालन पोषण होगा, जिस वातावरण में आप रहेंगे, वहीं से अभिव्यक्ति आपकी बनने लगेगी। एक ही विषय के प्रति अन्य अन्य लोगों की अन्य अन्य अभिव्यक्तियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो जो बातें हमने अभी चर्चा की, परिवार, समाज, शिक्षा, परिवेश, पालन पोषण, अध्ययन, एक्सपोजर, ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपकी अभिव्यक्ति बनेगी। और क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक जैसा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए व्यक्तियों की अभिव्यक्तियां अलग अलग होंगी। आइए देखते हैं कि कारक कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से जो मैंने आपसे बात अभी की वही आ रही हैं। सहचर्य के द्वारा, यानी जिसके साथ आप रहते हैं उसी जैसे आप होने लगते हैं। अभिव्यक्तियों के निर्माण में यह सहचर्य बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिवार के सदस्य, सामाजिक वातावरण, स्कूल, कॉलेज, ये बातें हम समझ चुके हैं। जो संस्कृतियां हैं, जो परंपराएं हैं, जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, इन सब का गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह सहचर्य के द्वारा है। कहावत आपने सुनी होगी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसी व्यक्ति के विषय में अगर जानना हो तो उसके मित्रों के बारे में जानिए, उसकी कंपनी के बारे में जानिए, किनके साथ वो उठता बैठता है। अक्सर परिवार में आपने ये सुना होगा कहते हुए कि अरे भाई इसका तो साथ बिगड़ गया, या इसका साथ बहुत अच्छा है। सहचर्य के द्वारा एक बात मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्थापित की कि आप उन 5 व्यक्तियों का औसत होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। उन 5 व्यक्तियों का औसत होते हैं आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप निरंतर बातचीत करते हैं। आप किसी एक व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। फिर किसी और के साथ बैठते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप आप होते जाते हैं। इसी तरह से तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, रिसर्च की, और ये पाया कि आप औसतन रूप से इन 5 का मिला जुला रूप हो जाते हैं। यह है सहचर्य की ताकत। दूसरा है पुरस्कृत या दंडित होने के कारण। जब भी आपको किसी कार्य के परिणाम स्वरूप पुरस्कृत किया जाता है तो आप समझते हैं कि इसको करने से अच्छी बात हो रही है, खुश हो रहे हैं लोग। छोटा बच्चा जब भी उसको लोग मुस्कुराते हैं, उसको दुलारते हैं, प्यार करते हैं, तो समझ जाता है कि यह करना चाहिए। और जब भी लोग उसको दंडित करते हैं, नाराज होते हैं, तो छोटा बच्चा सीख जाता है, समझ जाता है कि यह नहीं करना चाहिए। यह है पुरस्कृत या दंडित होने के कारण। मैंने एक छोटी सी कहानी आपको बकरी की सुनाई थी, जहां एक छोटी सी बच्ची ने अपनी बकरी को कैसे प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया
कैसे दिया? वही दंड की वजह से। ये एक पुरानी थ्योरी भी है जिसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मैनेजमेंट में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको कुछ मिले, और जब भी कुछ गड़बड़ करे तो उसको दंडित करें। तीसरी बात होती है प्रतिरूपण या दूसरों को देखकर। हम कैसे सीखते हैं? हम ऐसे सीखते हैं कि दूसरे कैसा कर रहे हैं, जैसा दूसरे करते हैं हम वैसा ही करने लगते हैं। यह आपने स्वयं भी देखा होगा कि जब भी किसी नए वातावरण या परिवेश में आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कैसे लोग जीते हैं, कैसे काम किया जा रहा है, और जैसे काम किया जाता है आप भी वैसे ही करने लगते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ नकल करता है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉपी कैट, और माना जाता है कि जो सिर्फ नकल करता है वह उचित नहीं है, वह अच्छी बात नहीं है। तो ये मैंने इसीलिए एक आपके सामने इमेज दी, आई हेट कॉपी कैट। यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए और अपने विचारों के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति का निर्माण करना चाहिए। अभिव्यक्ति के निर्माण का एक और कारक है संदर्भ समूह या सांस्कृतिक मानकों के द्वारा। यानी हम किसको रेफर करते हैं। मैं महात्मा गांधी को लगातार रेफर करता हूं, मैं चर्चिल को रेफर करता हूं, मैं किसी एक ऐसे धार्मिक नेता या राजनीतिक नेता को रेफर करता हूं जो मुझे प्रभावित करता है, तो यहां से मेरी अभिव्यक्ति बनने लगती है। या सांस्कृतिक मान्यताओं से भी मेरी अभिव्यक्ति बनती है, जैसे राजनीति, धार्मिक, सामाजिक समूह, व्यवसाय, राष्ट्रीय या अन्य मुद्दों पर होने वाली जितनी चर्चाएं हैं, इन सब पर मेरे सांस्कृतिक मानकों का भी असर पड़ता है। मैं कहता हूं कि नहीं साहब, प्राचीन सभ्यता या प्राचीन संस्कृति ही महत्वपूर्ण है, तो फिर हर एक दृष्टिकोण में यह परिलक्षित होगी। हमारे ऊपर सूचनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां निरंतर सूचनाएं हमारे पास आती जा रही हैं। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, बहुत सूचनाएं हैं, लगातार आती रहती हैं, सूचनाओं का अंबार है, बाढ़ आ गई है। तो सूचनाएं भी हमारी अभिव्यक्ति को बनाने में मदद करती हैं। यहां कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम देखें कि सूचना किस स्रोत से आई, सूचना की विश्वसनीयता कितनी है, कौन से माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, उन सब का प्रभाव हमारी अभिव्यक्ति पर पड़ेगा। और तब इन सब से मिला जुला हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी होता है और यहां से हमारी अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। अब जब ये निर्मित होती है तो इसका मतलब कि बाह्य कारक इसमें योगदान देते हैं। जब योगदान दे रहे हैं, निर्माण हो रहा है, तो परिवर्तन भी संभव है। तो परिवर्तन क्या है? अभिव्यक्तियों में परिवर्तन या परिमार्जन किया जा सकता है। मेरी कोई सोच थी, मैं सोचता था कि कोई चीज अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुभव हुआ, व्यक्तिगत अनुभव से मुझे पता चला, यहां मैंने अपना अनुभव किया और मुझे पता चला कि नहीं ये तो अच्छी चीज है, मुझे ठीक से पता नहीं था। तो ये अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ गया। परिमार्जन क्या हुआ कि मैं जो सोचता था उसमें थोड़ा परिवर्तन आया और वो रिफाइन हो गई, बेटर हो गई। तो अभिव्यक्तियों में परिमार्जन या परिवर्तन किया जा सकता है। जिन कारकों से यह अभिव्यक्ति बनी है, यदि उनमें कोई परिवर्तन आ गया तो भी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा, यह बहुत स्वाभाविक है। अब यह परिवर्तन संगत हो सकता है या असंगत हो सकता है। यानी जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, अगर उसी तरह अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन आ रहा है, यानी सकारात्मक से और अधिक सकारात्मक या नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक, तो इसको हम कहते हैं संगत परिवर्तन। और सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक, विरोधी, उल्टा जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि यह असंगत परिवर्तन है। अभिव्यक्ति में संगत परिवर्तन असंगत की तुलना में तेजी से होगा। आप समझते हैं कि जब भी हम असंगत परिवर्तन की बात करेंगे तो जिस दिशा में हम जा रहे थे ये एकदम अबाउट टर्न या यू टर्न की तरह से है। यानी हम तो अभी तक बहुत अच्छा समझते थे, अचानक ये तो गलत निकला, हमारी समझ में आया कि अरे ये तो गलत है। तो यह इतना आसानी से नहीं होगा।
जैसा हम सोच रहे थे उसी दिशा में हम चलते रहेंगे, यह आसानी से हो पाएगा। तो यह अभिवृत्ति में संगत परिवर्तन या असंगत परिवर्तन के बारे में हमने समझा। यह भी जाना कि संगत परिवर्तन आसानी से होगा, असंगत आसानी से नहीं होगा। जब भी कोई मनोवृत्ति अभी विकसित हो रही है, अभिवृत्ति निर्माणाधीन है या विकासशील है, तो वहां परिवर्तन की संभावनाएं अधिक हैं। अगर कोई मनोवृत्ति हमारी बन चुकी है, हम समझ गए कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, तो उसको फिर हम आसानी से बदल नहीं सकते। लेकिन अगर अभिवृत्ति बन रही है, अभी हमको नया एक्सपोजर हुआ है, समझ रहे हैं कि क्या बात है, तो इस पे परिवर्तन आसानी से हो पाएगा। पूर्णतया निर्मित या विकसित अभिवृत्तियों में परिवर्तन की संभावना कम होती है। आइए देखें इन अभिवृत्तियों में परिवर्तन के कारक, सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो सूचना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अब जब सूचना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है तो इसके स्रोत क्या है, कहां से हमें सूचना मिल रही है, वह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्रोत की विशेषताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। विश्वसनीयता कितनी है, यह कितना हमें आकर्षित करता है, हम देखते भी हैं कि नहीं है इसको। तो जो अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करेगा वह होगा सूचना की विश्वसनीयता और आकर्षणशीलता। जब उच्च सूचना एक उच्च विश्वसनीय स्रोत से आती है तो हमारी विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो हमें परिवर्तन में मदद करती है। जो भी सूचना हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस सूचना के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभिवृत्ति पर जो प्रभाव डालेगी वो पर्याप्त होना चाहिए। अगर हमारे पास अधूरी सूचना है तो फिर उससे हमारी अभिवृत्ति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सूचना उतनी तो होनी ही चाहिए जितना हमारी अभिवृत्ति को बदलने में सहायक हो। जब भी कोई सूचना तार्किक होगी या इमोशनल सांवेगिक अपील वाली होगी तो यह अभिवृत्ति परिवर्तन में अधिक सहायक होगी। यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संदेश कहां से आया है, कौन से अखबार में पढ़ा, कौन से टीवी चैनल पर देखा, किसने बताया, इसका स्रोत क्या है। मुझसे तो अक्सर विद्यार्थी बताते हैं, आप लोग बताते हैं कि सर इंटरनेट से हमने देखा। तो मैं पूछता हूं भाई इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो सूचना का महासागर है, उसमें सब लोग अपने मन से सूचनाएं अपलोड कर देते हैं, कोई भी डाले, कुछ भी डाले, आप भी डाल दीजिए। तो इंटरनेट पर आपने कौन से यूआरएल से देखा? यूआरएल है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो किस वेबसाइट से आपने देखा, कहां आप गए? आपने इंसाइक्लोपीडिया देखा, आपने विकिपीडिया देखा, आपने ब्रिटानिका देखा, आपने कौन से अखबार की वेबसाइट देखी, क्या आपने कोई भारत सरकार की वेबसाइट देखी? तो वहां से पता चलता है कि आपके पास जो सूचना है वह कितनी विश्वसनीय है। वह विश्वसनीयता कहां से हमें पता चल रही है? माध्यम से। हमारे आपके लिए, क्योंकि हम लोग तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे वो स्रोत महत्वपूर्ण हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने हमारे आती है कि कब परिवर्तन हो पाएगा किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में, जब वह आसानी से परसू किया जा पाएगा। अनुनयता, कोई तो आसानी से समझ पाता है, कोई आसानी से मान जाता है और कोई आसानी से नहीं मानता। जो आसानी से मान जाता है वहां अभिवृत्ति परिवर्तन शीघ्र होगा। जिसके पास पूर्वाग्रह कम होंगे, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस होगा, तो वो जल्दी अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन नहीं करेगा, उसका एटीट्यूड जल्दी नहीं बदलेगा। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स या प्रेजुडिस वाला नहीं होगा, उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आसानी से हो पाएगा। आत्मसम्मान भी एक महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कि कोई बहुत स्वाभिमानी है, आत्मसम्मान से बहुत भरा हुआ है, तो फिर उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो वही प्रेजुडिस है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड है। और यदि किसी में आत्मसम्मान उतना नहीं है, समझता है कि ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं गलत हो सकता हूं, तो फिर उसकी अभिवृत्ति शीघ्र परिवर्तित हो पाएगी। कितना कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, इसका भी असर पड़ेगा उसकी अभिवृत्ति के परिवर्तन पर। कम बुद्धि वाले लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में परिवर्तन की संभावनाएं कम होती हैं। यद्यपि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति
कम बुद्धि वाले व्यक्ति की तुलना में परिवर्तन स्वेच्छा से करेगा। क्यों? क्योंकि वो सूचना पर, चिंतन पर, समझ पर आधारित अभिव्यक्ति को उचित समझता है, उन्हीं से बात करता है, उसी पर आधारित होता है। अभिव्यक्ति के निर्माण और विकास के क्या प्रमुख कारण थे, यह भी अभिव्यक्ति परिवर्तन में अपना रोल प्ले करेंगे, अपनी भूमिका अदा करेंगे। जिन कारकों से अभिव्यक्ति का निर्माण एवं विकास हुआ है, यदि उनमें कोई परिवर्तन हो जा रहा है तो फिर अभिव्यक्ति भी परिवर्तित होगी। हमारी अभिव्यक्ति पर कोई एक कारण था। क्यों कारण था? कि हमने विद्यालय में ऐसा पढ़ा, विद्यालय में ऐसा सीखा, पुस्तकों में ऐसा पढ़ा। अब विद्यालय के ही दृष्टिकोण बदल गया, समाज का दृष्टिकोण बदल गया, पुस्तकों में जो लिखा है उसी में पता आने लगा कि नहीं, पुराना शोध गलत था, नई बात सही है, तो हमारी आपकी सोच बदलने लगती है। अभी हम लोग मानते हैं कि भोजन के बाद डेजर्ट सर्व होता है या मीठा खाया जाता है। ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं। मैं गया एक आश्रम में, उस आश्रम में आयुर्वेद के हिसाब से भोजन दिया जा रहा था। वहां मुझे बताया गया कि भोजन में सबसे पहले मिष्ठान्न ग्रहण करना चाहिए, पहले मीठा खाना चाहिए। तो मैं आश्चर्यचकित, हम लोग तो हमेशा मीठा बाद में खाते हैं। तो वहां उन्होंने बताया कि मीठा पहले इसलिए खाते हैं क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मीठा तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर को जहां जितनी आवश्यकता होती है वहां शरीर उसका सदुपयोग या उपयोग कर लेता है। और यदि हम बाद में खाते हैं तो शरीर को जितना ग्लूकोज जहां चाहिए होता है वहां मिल चुका होता है और अब यह मीठा सिवाय मोटापा बढ़ाने के और कोई काम नहीं करता। तो आयुर्वेद की मान्यता उस आश्रम के अनुसार यह थी कि मीठा थोड़ा खाइए लेकिन भोजन के आरंभ में खाइए। अब देखिए, मैं उसको समझ पाया, मेरी अभिव्यक्ति एटीट्यूड बदल गया मीठे के प्रति। मीठा पहले खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, उसके बाद पर्याप्त भोजन करेंगे। आप कितना प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, कितना प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, इत्यादि इत्यादि जितनी भी अभिव्यक्तियां होती हैं मित्रों, वह सूचनाओं पर आधारित होती हैं। और जो निर्माण या विकास के कारक इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यदि उनमें परिवर्तन आ जा रहा है, निर्माण एवं विकास के कारक क्या हैं? आपने समाज में देखा, आपको बताया गया कि मीठा बाद में खाया जाता है, आपने हमेशा मिष्ठान्न बाद में खाया। आपको पता चला कि अरे नहीं, इसको तो पहले खाना चाहिए, तो आप इसको पहले खाने लगे। तो मित्रों, इस तरह से हमने समझा कि अभिव्यक्ति के निर्माण और परिवर्तन में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। यहां यूनिट 2 हमने पूरी कर ली है और अब हम अगले चरण की यात्रा शुरू करेंगे, यूनिट 3 की यात्रा शुरू करेंगे। यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम यूनिट 3 की तरफ जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। काफ़ी बातें इस पेपर के बारे में हम कर चुके हैं। हम जो समझना चाह रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि की, उसमें हम कम से कम 2 यूनिट तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। मैं शीघ्र ही आता हूं आपके पास अगली यूनिट लेकर, तब तक पढ़ते रहिए।